दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ माना जाता है कि यह प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कठिन नहीं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, केवल समझने की बात होती है। ठीक है? तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसकी पहले भी हमने 3-4 वीडियो डाली है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति की, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है। तो आप भी जो है मेंटली प्रिपेयर होके इस वीडियो को देखना शुरू करिए, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं उसको पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है? तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? जहां तक वीडियो की इरेगुलरिटी की बात है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि अचानक से चीजें बंद हो गई थी। अब उसको पटरी पे लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। और चूंकि मैं जो मैटर है मैं स्वयं ही तैयार करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मुझे दूसरे के मैटर तैयार करने में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। चूंकि परीक्षा उपयोगी चीजें ही आप तक पहुंचानी रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है? तो मुझे भरोसा है कि आप इस बात को समझेंगे कि चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो बिल्कुल क्वालिटी वाली और उतनी ही मिलेंगी जितनी आपको परीक्षा में आवश्यकता है। ठीक है? चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है? टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है हमारा, उससे संबंधित प्रश्न है। तो आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई? ठीक है? अब देखिए ये बहुत डिस्प्यूटेड प्रश्न है, लेकिन इसको पूछा किसने है? ये यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया प्रश्न है, एनटीए यूजीसी द्वारा। ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एनटीए यूजीसी द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? और कब पूछा गया है? यह पूछा गया है जून 2021 में। ठीक है? कब पूछा गया है? जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यह प्रश्न डिस्प्यूटेड है। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्प्यूटेड है। अब देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मैकाले मिनट्स, ऑप्शन बी है हंटर आयोग, ऑप्शन सी है एल्फिंस्टन आयोग और ऑप्शन डी है वुड डिस्पैच। अब देखिए अगर आप यह देखेंगे कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई, तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, डायरेक्ट इसमें से किसी के द्वारा यह शिक्षा प्रणाली तैयार नहीं की गई थी। ठीक है ना? अब देखिए जो एनटीए यूजीसी ने यह प्रश्न पूछा, उसने इसका उत्तर क्या दिया? उसने इसका उत्तर दिया वुड डिस्पैच के द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। ठीक है? ये भरोसा नहीं होता। अब जहां से मुझे ये प्रश्न मिला है, मुझे हो सकता है कि उस स्रोत में थोड़ी गड़बड़ी हो, और अगर यूजीसी ने ही ये प्रश्न पूछा है तो मुझे भरोसा नहीं होता कि यूजीसी डायरेक्ट इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए जो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली है, इसको एनटीए ने जो आंसर दिया है वो वुड के डिस्पैच में ऐसी प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, ऐसा एनटीए का कहना है। लेकिन या तो एनटीए समझ नहीं पाया, या तो यह जो शिक्षा प्रणाली थी इसकी जो वास्तविक बातें थी उसको समझने में थोड़ी सी भूल परीक्षक को भी हुई है। देखिए जो वुड की शिक्षा प्रणाली थी वो ये नहीं था कि वो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की बात किया है। वुड की शिक्षा प्रणाली ने 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की थी। किसकी बात की थी? 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की थी वुड के डिस्पैच ने। ठीक है ना? 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की थी। और यह 3 स्तर कौन कौन से थे जिसकी बात वुड के डिस्पैच में की गई थी? वह 3 स्तरीय बात थी। एक थी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और दूसरी थी माध्यमिक शिक्षा। क्या थी? दूसरी क्या थी? माध्यमिक शिक्षा थी। ठीक है? माध्यमिक शिक्षा थी। और तीसरी जो शिक्षा प्रणाली थी वह थी उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है? उच्च शिक्षा प्रणाली। अब अगर आप इन्हीं चीजों को जोड़ देंगे, जो इस समय की जो व्यवस्था हमारी है वो 10+2+3 की है, और अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये उसी पे आता है। इसीलिए एनटीए ने इस सवाल को पूछा था कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई, तो वह था वुड का डिस्पैच। ठीक है? एक हो गया कि जो एनटीए ने अपनी बात कही वो इस स्तर से कही, वो बातें हमने आपको बता दी। लेकिन अगर वास्तव में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की बात की जाएगी तो ये पहला सबसे पहले किसने यह बताया था सीधे सीधे, तो वह किया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। किसने? पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने यह व्यवस्था बनाई थी कि भारत में जो शिक्षा की प्रणाली है वह 10+2+3 आधार पर स्थापित होगी। ऐसे करना चाहिए।
ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बारे में मैं विस्तार से आपको बता देता हूं ताकि आने वाले कभी भी किसी भी परीक्षा में आपको इस बात को लेकर कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वुड के डिस्पैच के बारे में मैंने एक बार आपको बताया है, बहुत डिटेल से बताया है, मुझे याद नहीं किस वीडियो में है, लेकिन शिक्षण एवं शोधावृत्ति के ही किसी वीडियो में मैंने वुड के डिस्पैच के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है। आप उसे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज प्रसंग ऐसा है कि उसके बारे में जानना जरूरी है, तो मैं आपको वुड के डिस्पैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि वुड का डिस्पैच कब आया था। तो वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ठीक है ना, 1854 में वुड डिस्पैच आता है और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर किसे कहा जाता है, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यह कहा जाता है वुड के डिस्पैच को। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह कब आया था वुड का डिस्पैच, 1854 में आया था। इसने बहुत विस्तार से भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया था। ठीक है ना, अब देखिए इसकी जो विशेषताएं थी उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में मैं एक बार डिटेल बता चुका हूं, सिर्फ आपको दोहराना है, थोड़ा सा ध्यान मिलाना है इन चीजों को। ठीक है, तो वुड के डिस्पैच ने सबसे पहले क्या किया, इसने जो भारत में पहली बार संगठित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। किसकी, संगठित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा की जो नींव डाली वो किसने डाली, आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली, तो वह सबसे पहले डाली वुड के डिस्पैच ने। ठीक है ना, अब दूसरी जो इसका महत्वपूर्ण जो कार्य था, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो कौन सा था, इसने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में, ठीक है, इसने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं, ठीक है, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों में शिक्षा देने की वकालत की। ठीक है, शिक्षा देने की बात की किसने, वुड के डिस्पैच ने। ठीक है ना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों में शिक्षा देने की बात की। लेकिन एक चीज और इसने बताया कि प्राथमिक स्तर पर ये जो भारतीय भाषाएं हैं इनसे शिक्षा कहाँ दी जाएगी, तो प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात की। और उच्च स्तर पर इसने अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात की। तो प्राथमिक शिक्षा में किसकी बात की, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात की। और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए कौन सा स्तर है, उच्च स्तरीय शिक्षा में क्या किया, अंग्रेजी भाषाओं को बढ़ावा देने की चर्चा की वुड के डिस्पैच ने। ठीक है ना, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसने की वो उसने वही की, जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी उसको 3 स्तरों में विभाजित किया। तो 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की। ठीक है, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की। और ये कौन कौन से स्तर थे, तो यह थे प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, दूसरा क्या था, माध्यमिक शिक्षा था। और तीसरा क्या था इसमें, उच्च शिक्षा। ठीक है, तो ये तीनों की बात किसने की, सबसे पहले वुड के डिस्पैच ने की। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, इसने विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की। ठीक है ना, इसने विश्वविद्यालयों को स्थापित करने को कहा और इसके आधार पर 3 विश्वविद्यालय, एक कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक है, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कब की गई, यह जो है ये मतलब स्थापना की सिफारिश की उसने, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, यह बात भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो किसने की, यह भी वुड के डिस्पैच में कहा गया कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है ना, साथ ही इसने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और निजी संस्थानों और मिशनरी स्कूलों को सबसे पहले इसने सहायता देने का प्रावधान किया। किसने, निजी संस्थानों और मिशनरी स्कूलों को सहायता, वित्तीय सहायता देने की शुरुआत इसने की। ठीक है, वित्तीय सहायता देने की शुरुआत किसने की, यह किसने की, ये वुड के डिस्पैच में किया गया। ठीक है ना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम किस आयोग ने निजी संस्थानों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने की शुरुआत की थी, तो वो वुड के डिस्पैच में सबसे पहले यह व्यवस्था की गई थी कि निजी संस्थानों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की भी चर्चा इसने की। ठीक है ना, भारत में पहली बार महिला शिक्षा को
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की चर्चा, बढ़ावा देने की बात किसने की? बात की, वह किया वुड के डिस्पैच ने, ठीक है ना। तो भारत में पहली बार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है। साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही क्या किया गया? तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात की गई। किसके द्वारा? वुड के डिस्पैच के द्वारा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुड के डिस्पैच में, इसने सबसे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वुड के डिस्पैच ने सबसे पहले क्या किया? शिक्षकों के प्रशिक्षण, वुड के डिस्पैच ने सबसे पहले यह व्यवस्था दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ठीक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश किसने की? यह सबसे पहले की वुड के डिस्पैच ने, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की यह स्थापना की सिफारिश किसने की थी? वुड के डिस्पैच ने की थी, ठीक है। तो ये रहा पूरा वुड का डिस्पैच। इसको हमने एक बार पहले पढ़ाया था, लेकिन हमने आपको इसको रिवाइज करा दिया है। देखिए, वुड के डिस्पैच में जो मुख्य बात थी, जो प्रश्न जिसपे पूछा गया था, वह था 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, यह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात कही गई थी। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था 10+2+3 शिक्षा प्रणाली किसने तैयार की? तो इसका आंसर एनटीए ने वुड का डिस्पैच दिया है। अब हो सकता है कि इसी के आधार पर एनटीए ने इसका आंसर दिया हो, ठीक है। अब देखिए, वुड के डिस्पैच से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब हमने आपको बताई, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अगर वुड के डिस्पैच में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी तो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है किस में मिलती है? तो देखिए, जो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की अब स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में मिलती है। और यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोठारी आयोग क्या था। कोठारी आयोग की जो प्रमुख बातें हैं वह क्या थी। और देखिए, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपको पढ़ाते जाएंगे। अगर कोई चीज इकट्ठा आपको पढ़ा देंगे तो उसको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको विषय की तैयारी भी करनी है, पूरा फोकस जीएस पे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे क्रमवार पढ़ाता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए और धीरे धीरे चीजें तैयार होती जाएंगी। आप जल्दबाजी न करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, स्थिरता के साथ पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि एक ही बार पढ़ना पड़े, दोबारा न पढ़ना पड़े, एक ही बार यह परीक्षा देनी पड़ी, बार बार न देनी पड़े, ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई काम न करिए, ठीक। तो देखिए, अब चलते हैं कोठारी कमीशन के बारे में जानते हैं। आखिर कोठारी कमीशन क्या था, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी और भारतीय शिक्षा प्रणाली को तैयार करने में इसका योगदान क्या था, ठीक है ना। तो कोठारी कमीशन के बारे में देख लेते हैं। कोठारी कमीशन की नियुक्ति भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अब देखिए, मैंने एक नया पेज ले लिया है जहां पे इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पेज में जगह बहुत कम थी तो एक मैंने अलग से पेज ले लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर कोठारी कमीशन क्या था और इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है, और आपकी परीक्षा के लिए भी यह कमीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित किया गया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग, ठीक है। आखिर यह कोठारी आयोग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कोठारी आयोग का जो गठन है, इसका गठन, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 14 जुलाई 1964 को, ठीक है ना। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे कोठारी आयोग के? तो यह थे डॉक्टर दैल्यात सिंह कोठारी। देखिए, मैं हिंदी इसलिए पूरा बता दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, ठीक है ना। दैल्यात सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। या इन्हें डीएस कोठारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, डीएस कोठारी के नाम से भी इन्हें जानते हैं या दैल्यात सिंह कोठारी के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है ना। और उस समय वो क्या थे? यूजीसी के अध्यक्ष थे, साथ ही आईआईएससी बेंगलुरु के भी निदेशक थे, ठीक है ना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, यानी कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत हुई? तो रिपोर्ट इन्होंने दे दी थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं, चूंकि ये फैक्ट है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। रिपोर्ट इन्होंने दिया 29 जून 1966 को, ठीक है ना। 29 जून 1966 को रिपोर्ट दिया। और कोठारी आयोग में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, यह भी जान लेते हैं। कोठारी आयोग में सदस्यों की कुल संख्या थी 17, ठीक है ना। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों जगह के विशेषज्ञ शामिल थे, ठीक है ना। अब देखिए, पहली बार कोठारी आयोग ने शिक्षा के ऊपर, भारत की शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट दी, ठीक है ना। इसी के आधार पर आगे चलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण होता है जो 1968 में आता है,
ठीक है ना। तो देखिए कोठारी आयोग की जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो प्रमुख बातें थी, वो कौन कौन सी बातें थी। एक चीज और, कोठारी आयोग एक ऐसा पहला आयोग था जिसने शिक्षा को मात्र साक्षरता तक नहीं रखा। किसको? शिक्षा को मात्र साक्षरता का विषय नहीं माना कोठारी आयोग ने, ठीक ना। साक्षरता का विषय नहीं माना, ठीक है ना। साक्षरता का विषय नहीं माना तो क्या माना? अगर शिक्षा को साक्षरता का विषय मात्र नहीं माना तो क्या माना? तो इसे राष्ट्र निर्माण का साधन माना है। क्या माना? इसे राष्ट्र निर्माण का साधन माना, ठीक है ना। तो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन किसने माना है? तो यह कोठारी आयोग ने माना है, ठीक है ना। इसने शिक्षा को मात्र साक्षरता का माध्यम नहीं माना बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का साधन माना। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए कोठारी आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के संबंध में है और इसी संबंध में कोठारी आयोग महत्वपूर्ण है। तो कोठारी आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए उपयोगी है, उससे ज्यादा की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोठारी आयोग, इसका गठन कब होता है? 14 जुलाई 1964 को होता है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दैलत सिंह कोठारी, या इन्हें डीएस कोठारी के नाम से जानते हैं। और इनकी रिपोर्ट कब आई? 29 जून 1966 को, यानी 14 जुलाई 1964 को इसके गठन हुआ था और 2 वर्ष बाद 29 जून 1966 को इनकी रिपोर्ट आती है। कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में, ठीक है ना। और इन्होंने शिक्षा को मात्र साक्षरता का माध्यम नहीं माना बल्कि इन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण का साधन माना। यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब चलिए कोठारी आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कोठारी, देखिए एक चीज और है, सबसे पहले जब किसी आयोग का गठन किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि आखिर कौन सा उद्देश्य को लेकर किसी आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या क्या थे। उसके बाद हम यह जानेंगे कि आखिर इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए यह आयोग कहां तक सफल रहा, ठीक है। जब दोनों की चर्चा करेंगे तभी हमें पूरा उस आयोग के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो देखिए कोठारी आयोग को जो निर्मित करने का उद्देश्य था, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं उद्देश्य, ठीक है। कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या क्या थे, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति की स्थापना करना था। किसकी? राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा प्रणाली के लिए, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति तैयार करना था, ठीक है ना। शिक्षा नीति तैयार करना इसका एक उद्देश्य था, क्योंकि उस समय देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षा प्रणाली फेमस थी, ठीक है, चल रही थी, प्रचलन में थी। तो कोठारी आयोग को इसलिए नियुक्त किया गया कि शिक्षा की प्रणाली में एक रूपता आए, ठीक है ना। पूरे सभी देश के सभी राज्यों में एक तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए और इसी को तैयार करने के लिए, एक नई शिक्षा नीति बनाने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई कि शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए वह सलाह दे, कोई सुझाव दे, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को मजबूत करना, ठीक है ना। किसके लिए? सामाजिक व आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की भूमिका को कैसे बढ़ाए, ठीक है, भूमिका को बढ़ाना या भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए सामाजिक आर्थिक विकास में, यह बताने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। साथ ही सर्वसमावेशी, क्या है? सर्वसमावेशी वैज्ञानिक व तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव देना, ठीक है ना। यानी भारत में सर्वसमावेशी, ठीक है, सर्वसमावेशी वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव देना, इसके यह भी कोठारी आयोग के उद्देश्यों में नहीं था, ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली को ऐसे तैयार किया जाए जो रोजगार परक शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली को कैसे तैयार किया जाए कि जब कोई शिक्षा लेके निकले तो उसे रोजगार प्राप्त हो सके, किस प्रकार इसे तैयार किया जाए रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही किस प्रकार इसे उद्योगों से जोड़ा जाए, शिक्षा को उद्योगों से किस प्रकार जोड़ा जाए, यह भी बताने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। साथ ही समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कोठारी आयोग, मतलब किस प्रकार महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव देने की बात कोठारी आयोग के कमीशन में की गई। साथ ही नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी, नैतिक नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ठीक है, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा, ठीक है, बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए भी कोठारी शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। तो यह उसके उद्देश्य थे, ठीक है ना। तो इतने उद्देश्यों को लेकर जैसे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति तैयार करना, ठीक है, ताकि एक समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू की जा सके। दूसरी, सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, यह भी बताया, ठीक है। सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक व तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह भी उसके उद्देश्यों में था। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी कैसे बनाया जा सकता है, इसे उद्योगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, या उद्योगों में जैसे शिक्षा की उद्योगों के लिए जैसे कर्मचारियों की जरूरत होती है उसको कैसे इसमें शिक्षा में समाहित किया जाए। साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, और साथ ही जब इतनी चीजें बढ़ रही हैं तो नैतिकता व सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली को कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो यह थी कोठारी आयोग के जो उद्देश्य थे वह थे, ठीक है। अब हमको देखना है कि कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें कैसी रहीं, ठीक है ना। अब जब उद्देश्य हो गए तो सिफारिशों के बारे में भी बताना है कि कौन कौन सी सिफारिशें कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में दी थी, उसके बारे में जाना है। तो देखिए कोठारी आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें दी थी, तो कुल कितनी सिफारिशें कोठारी आयोग ने दिया था, ये बताइए। कुल सिफारिशें कितनी थी, 22 सिफारिशें, ठीक है ना। कोठारी आयोग ने कुल 22 सिफारिशें दी थी, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश, जिसके लिए मैं इतनी देर से लगातार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश थी डायरेक्ट, जिसे कहते हैं डायरेक्ट। कहा गया कि भारत की शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के रूप में परिवर्तित किया जाए, ठीक है ना। तो भारत में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, तो कोठारी आयोग ने की थी। यही प्रश्न था और इसी को बताने के लिए मैं इतनी देर से माथापच्ची कर रहा हूं। मैं आपको चाहता तो एक लाइन में डायरेक्ट बता के इस प्रश्न को आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि मैं आपका समय खा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं आपका समय नहीं खा रहा हूं। मैं आपको उस बेस तक पहुंचा रहा हूं जहां से आप अपने विमान से कहीं भी उड़ान भर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली जो तैयार की गई थी वो वास्तव में सीधी सीधी अगर इसी रूप में देखा जाए तो यह कोठारी आयोग की सिफारिशों में शामिल था। और कोठारी आयोग ने सबसे पहले यह कहा था कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली जो है लागू की जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि 10 साल की सामान्य शिक्षा की, अब 10+2+3 शिक्षा प्रणाली में क्या था, 10 साल सामान्य शिक्षा, ठीक है, सामान्य शिक्षा जिसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, 10 साल सामान्य शिक्षा, ठीक है। और जो बाकी के 2 वर्ष हैं प्लस 2 वर्ष क्या करेंगे, 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। किसमें बदला गया, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात की गई प्लस 2 वर्ष में। और अगला जो +3 वर्ष है, +3 वर्ष क्या है, +3 वर्ष है 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, क्या है, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम, ठीक है। इस प्रकार कोठारी आयोग ने सबसे पहले 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, ये जो दिया गया है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया, ठीक है ना। मैंने बताया कि 10 साल तक सामान्य शिक्षा की बात की गई, 2 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा देने की बात की गई, और जो 3 वर्ष है वह 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की बात सबसे पहले किसमें की गई, कोठारी आयोग में। और एक और महत्वपूर्ण बात की गई कि इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की बात कही गई, पूरे देश में इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने को कहा गया, लागू करने की बात कही गई, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि पूरे देश में शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए इसकी नियुक्ति ही हुई थी। तो ये जो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली है इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आना चाहिए, ठीक है। क्या कहा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या इसे एनईपी के नाम से जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत बताई, ठीक है, की जरूरत बताई कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, ठीक है। इसकी सबसे पहली जरूरत किसने बताई, कोठारी कमीशन ने, ठीक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की थी, तो यह कोठारी आयोग ने की थी, यह भी याद रखिएगा। और इसी की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई भी थी, कब आई थी, 1968 में,
चूंकि इन्होंने 66 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में इन्होंने यह सिफारिश की थी कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक होनी चाहिए। इसीलिए इनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आवश्यकता थी, इसी के आधार पर जरूरत थी, जिसकी सिफारिश इन्होंने की थी, तो इसी के आधार पर 1968 में भारत की पहली 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी सबसे पहले इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई। ठीक है ना, लागू की गई, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इनकी सिफारिशों को देखते जाइए। इन्होंने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की, इसको भारत सरकार ने लागू कर दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है, तो भारत सरकार ने 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू की गई। ठीक है ना, भारत की यह है, पहली है, चूंकि यह प्रिंट भी लेंगे आप तो गलत ना हो, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू की गई। ठीक है ना। अब देखिए कोठारी कमीशन ने बहुत सिफारिशें की थी, जैसे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की बात कही। ठीक है ना। साथ ही इन्होंने कहा कि विद्यालयों और कॉलेजों में प्रयोगशाला अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। किसको? इन्होंने क्या किया? रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की। ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा देने की बात किसने की थी? कोठारी कमीशन ने की थी। ठीक है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। इन्होंने स्कूलों में कृषि, उद्योग, शिल्प और तकनीकी शिक्षा, मतलब किसकी बात की थी? इन्होंने स्कूलों में कृषि उद्योग, शिल्प व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात की। ठीक है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात की। जो प्रश्न में पूछा जाए और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सब आप यस कर दीजिएगा, याद रहे चाहे ना याद रहे। ठीक है ना। तो रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की, विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात की, साथ ही वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। ठीक है ना। कृषि, उद्योग, शिल्प और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने स्कूलों में व्यवस्था करने की बात कही। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की। अब देखिए शिक्षा में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भी बात की। ठीक है ना, क्योंकि जो है उन्होंने कहा कि शिक्षा में पिछड़े वर्गों, किसकी बात की? जो शिक्षा में पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लिए विशेष व्यवस्था की बात की। ठीक है, जो शिक्षा में पीछे रह गए हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के लोग हैं, उनके लिए उनकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए, विशेष व्यवस्था दी जाए। साथ ही शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। किसकी बात की? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की भी बात की। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, मतलब एक विस्तृत रिपोर्ट थी कोठारी कमीशन की। ठीक है ना, क्योंकि इसी के आधार पर आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होनी है, इसलिए आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी रिपोर्ट ये रही होगी कोठारी कमीशन की। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां भी मैं बता देता हूं, इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। किसमें? मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, अनिवार्य। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। अभी हमने पीछे बताया था वुड के डिस्पैच में भी मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में लागू करने की बात कही गई थी। आगे चल के देखिए कोठारी कमीशन क्या कहता है। कोठारी कमीशन कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ठीक है ना। एक चीज और कहता है कोठारी कमीशन, कहता है साथ ही उच्च शिक्षा में, किसमें? साथ ही उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। क्या किया जाए? उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की भी बात किसने कही? प्रोत्साहित किया जाए, यह बात किसने कही? यह बात कही कोठारी कमीशन ने। तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की वकालत और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की वकालत यह कोठारी कमीशन ने कही। और जब मैं आपको राष्ट्रीय जो शिक्षा एनईपी जब मैं पढ़ाऊंगा 2020 का, उसमें जब मैं बताऊंगा कि उसमें भी यही बात की गई है और उसके लिए प्रोजेक्ट अस्मिता चलाई गई है। ठीक है ना। तो भारतीय भाषाओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसमें भी चर्चा की गई है और इसके लिए प्रोजेक्ट अस्मिता का भी अनावरण किया गया है, प्रोजेक्ट अस्मिता चलाई गई है। उसके बारे में मैं डिटेल से आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी कोठारी कमीशन की बात करते हैं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि तीन भाषा फार्मूला या इसे कहते हैं त्रिभाषा फार्मूला किस कमीशन ने दिया था। ठीक है,
त्रिभाषा फार्मूला किस आयोग ने दिया? ठीक है, किस आयोग ने दिया था त्रिभाषा फार्मूला? तो वह कौन सा आयोग था? तो वह कोठारी आयोग था। ठीक है ना, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला भी दिया है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिभाषा फार्मूला किस आयोग ने दिया? तो त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। ये तीन भाषाएं थी कौन कौन सी? तो ये तीन भाषाएं, त्रिभाषाओं में तीन भाषाएं कौन कौन सी थी? एक थी हिंदी और दूसरी थी अंग्रेजी। ठीक है, अब तीसरी भाषा थी आपकी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं, कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ है, बिहार के हैं तो भोजपुरी है, तो जहां के जो है आप उस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषाएं चलती है वह क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया। ये तीन भाषाएं कौन सी थी? एक थी हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी थी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है ना, तो त्रिभाषा फार्मूला भी कोठारी कमीशन ने दिया था। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। इन्होंने कहा कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाए। तो यह कैसे किया जाएगा? इनके कहने का मतलब, कोठारी कमीशन का मतलब था कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। किसने कहा था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो यह किया था कोठारी कमीशन ने। अब देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत जब सबसे पहले की थी कोठारी कमीशन में, आगे चलकर आप देखते हैं कि जब शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया जाता है तो उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। बाद में आप देखेंगे कि सरकार द्वारा एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी जारी किया जाता है, जो वर्ष 2009 में जारी किया जाता है। कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये वर्ष 2010 अप्रैल 2010 में जारी किया जाता है। इसकी चर्चा हमने किया है पिछले कुछ वीडियो में, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी हम चूंकि कोठारी कमीशन पे कंसंट्रेट है, उसी की चर्चा करते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात की। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, ताकि इससे क्या होता है? एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो सके। ठीक है ना, सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। एक चीज और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही। ठीक है ना, कोठारी कमीशन ने क्या कहा? शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही। और यही बात 1854 में किसने कहा था? वुड के डिस्पैच में कहा गया था, जो अभी हमने पीछे बताया। ठीक है, तो इसने भी कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की जाए और शिक्षकों को उस हिसाब से प्रशिक्षित किया जाए जिस हिसाब से हमें शिक्षा देनी है। ठीक है ना, और साथ ही शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए, समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिया जाए, ये सब चीजें कही। ठीक है, साथ में शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की बात, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, अब देखिए, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो प्रभाव हुआ वो मैंने हालांकि बीच बीच में बताया है, तो मैं आपको एक लाइन से बता देता हूं। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका जो प्रभाव हुआ, वो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसी आयोग के प्रभाव के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है भारत में पहली, और वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आती है? 1968 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आती है? 1968 में आती है। और यह किसकी सिफारिश पे? कोठारी आयोग की रिपोर्ट के प्रभाव पे ही ये आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी उसको 10+2+3 के आधार पर डिवाइड किया गया। और यही प्रश्न था जो मैंने, जिस प्रश्न को लेकर इतना बवाल काटा है। ठीक है ना, 10+2+3 आधार पर भारत में शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया। साथ ही उसकी सिफारिशें जो थी कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, इसके लिए क्या किया गया? IIT और IIMs की एक सीरीज स्थापित की गई, भारत में शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, बाद में शिक्षा में सरकारी खर्च को बढ़ावा भी दिया गया, यह भी कोठारी आयोग की सिफारिश पर होगा। ठीक है ना, शिक्षा में सरकारी खर्च को बढ़ावा दिया गया। और एक समय ऐसा था, अभी तो कम हो गया है, एक समय ऐसा था कि भारत में जो शिक्षा का खर्च था वो कितना हो गया था? वो पूरी जीडीपी का 6% हो गया था। ठीक है, भारत में एक समय ऐसा था कि जीडीपी का 6% तक शिक्षा को बढ़ावा देने में खर्च किया जाता था। अभी हालांकि जो नया बजट आया और पिछला जो बजट आया, धीरे धीरे शिक्षा में जो खर्चा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन जब कोठारी कमीशन आया था तो उसकी सिफारिश के आधार पर भारत में शिक्षा के खर्च को बढ़ावा दिया गया था। और एक समय ऐसा था कि जब जीडीपी के 6% तक भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाता था। ठीक है, बाद में, और साथ ही इसमें नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात इसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई। ठीक है, आपको पता है कि राजीव गांधी जी के समय में भारत में कंप्यूटर का प्रवेश होता है और धीरे धीरे, आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो नई नई तकनीकी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश जो कोठारी आयोग ने की थी, भारत सरकार ने उसे भी माना। ठीक है ना, तो कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात भारत सरकार ने मानी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए,
एक ही प्रश्न अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी। जब ऑप्शन में वुड का डिस्पैच है तो आप इसे वुड का डिस्पैच मानिए, क्योंकि इसे एनटीए यूजीसी ने माना है। ठीक है, अगर यह ऑप्शन में नहीं है और कोठारी आयोग है तो या इसमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में है, इसके बाद भी अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो आप मारेंगे इनमें से कोई नहीं। और अगर उसमें कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन की बात की गई है, अगर कोठारी आयोग ऑप्शन में है तो आप कोठारी आयोग को सही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक प्रश्न पढ़ा। कुछ लोगों को लग सकता है कि यह अनर्गल चर्चा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपको परीक्षाओं में बने रहना है, परीक्षाओं को देना है, और एक भी प्रश्न की गलती आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है। और मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल लेने को तैयार नहीं। आपकी इच्छा है कि आप इसे कितना पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है देखिए, अब इस पेज को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि एक पेज में अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब इस पेज को मैं बंद कर देता हूं, एक ही पेज से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए एक ही पेज में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। आपको बताना है कि इनमें से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ऑप्शन बी है शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन सी है शिक्षण अभ्यास के बाद, और ऑप्शन डी है सदैव। तो आपको बताना है सूक्ष्म शिक्षण या इसे माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, तो किस सिचुएशन में माइक्रो टीचिंग सबसे प्रभावी होता है। आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है, जब शिक्षण अभ्यास की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, पढ़ाने की तैयारी, पढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान माइक्रो टीचिंग सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है ना, अब देखिए कैसे प्रभावी होता है इसको हमें जानना है। ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें कि आखिर माइक्रो टीचिंग के दौरान शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कैसे होता है। इसकी बात करते हैं कि आखिर माइक्रो टीचिंग है क्या, माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या है और इसके चरण कैसे हैं, इसकी सारी चर्चा करते हैं। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है, यह एक शिक्षण की तकनीकी है। ठीक है ना, शिक्षण की, माइक्रो टीचिंग क्या है, शिक्षण की एक तकनीकी है, इस बात को याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग शिक्षण की एक तकनीकी है, और इसमें किया क्या जाता है, इसमें शिक्षकों को, जो माइक्रो टीचिंग होता है, जो टीचिंग करने के लिए जाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसमें शिक्षकों को क्या किया जाता है, माइक्रो टीचिंग में शिक्षकों को छोटे समूहों में, ठीक है, छोटे समूहों, या आप इसे कह सकते हैं छोटे समूहों, जैसे छोटे छोटे समूहों में, ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे समूहों में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, छोटे छोटे समूहों में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, शिक्षकों को छोटे समूहों में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब शिक्षकों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें कोई टीचिंग कौशल जो है, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, एक छोटे समूह, जैसे 5 से 10 छात्र उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, 5 से 10 छात्रों को वह पढ़ाता है एक सीमित समय के लिए। एक होता है छोटा समूह, जिसमें 5 से 10 छात्र शामिल होते हैं, और दूसरा होता है सीमित समय, यह भी याद रखिएगा, सीमित समय यानी 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए। तो एक छोटे समूह को 5 से 10 मिनट के लिए एक शिक्षक पढ़ाता है और उनसे तत्काल फीडबैक लेता है। क्या लेता है, फीडबैक लेता है, फीडबैक लेता है। इससे क्या होता है, इससे टीचर अगर कोई शिक्षण कौशल विकसित करना चाहता है तो वो इन्हीं समूहों में विकसित करता है, वो उसका अभ्यास करता है, वह 5-10 छात्रों के एक छोटे समूह को वो अपनी बात समझाने का प्रयास करता है। 5 से 10 मिनट में वह अपनी पूरी बात कहता है और तुरंत बच्चों से कहता है कि वह उसका फीडबैक दें, उन्हें उसकी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर छात्र कहते हैं कि नहीं आई तो वो क्या करता है, फिर से प्रैक्टिस करता है, फिर से वही काम करता है और बच्चों को समझाने का प्रयास करता है कि अब इस तरह से मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है। तो ये क्या होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो शिक्षण कौशल सुधारने के लिए, ठीक है, कौन सा जो टीचिंग टेक्निक है वो विकसित करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग बहुत उपयोगी है। ठीक है ना, अब देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके लाभ क्या है। जैसे माइक्रो टीचिंग, कोई शिक्षक जो है अपनी नई टीचिंग टेक्निक पे कोई काम कर रहा है, माइक्रो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है बच्चों को, तो 5 से 10 छात्र होते हैं, 5 से 10 मिनट टाइम रहता है, तेजी से वो उस पर कार्य करता है। अब जैसे वो बच्चों को अपनी बात समझा ले गया, बच्चों ने कहा हाँ, उनका जो फीडबैक मिला वो सही मिला, तो इससे क्या होता है कि इससे टीचर के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्या होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है, उसे लगता है कि
मेरी जो टेक्निक है वो सही है। तो टीचर के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। साथ ही टीचर क्या करता है, शिक्षण कौशल में सुधार कर पाता है। किसके द्वारा? माइक्रो टीचिंग के द्वारा टीचर क्या करता है, शिक्षण कौशल में सुधार करता है। ठीक है ना। अगर पहली बार में फीडबैक आया कि आपने अच्छा नहीं बताया या आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया, तो उसमें क्या होता है कि वह फिर से रीटेक लेता है और फिर से शिक्षक पढ़ाता है और बार बार ऐसा करके वह अपने टीचिंग टेक्निक में सुधार कर लेता है। ठीक है ना। साथ ही नई शिक्षण विधियों को सीखने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? नई शिक्षण विधियों को सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, सीखने में मदद मिलती है। किसके द्वारा? ये शिक्षण माइक्रो टीचिंग के द्वारा। ठीक है, नई शिक्षण विधियां भी सीख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही वास्तविक कक्षा की जो चुनौतियां, अब जैसे 5 से 10 छात्रों के बीच में चले गए, हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो कोई डर नहीं रहा। तो 5 से 10 छात्रों के बीच में गए और वहां अपनी बात रखे, बच्चों ने कहा कि अच्छा है, तब तो चलो बहुत अच्छा है। अगर बच्चों ने कह दिया कि नहीं अच्छा है या उनका फीडबैक निगेटिव आता है, तो क्या करेगा टीचर? फिर से सुधार करेगा। लेकिन अचानक से अगर टीचर को 150 100 150 बच्चों की कक्षा में अचानक से लॉन्च कर दिया जाए, भेज दिया जाए, तो क्या होगा? तो वह घबरा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है और जो वास्तविक कक्षा की चुनौतियां होती हैं उससे निपटने के लिए वह तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि वास्तविक कक्षा से निपटने की चुनौतियों चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। ठीक है, का सामना करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तैयार। तो इस प्रकार जो है, जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके इतने लाभ होते हैं। तो जो प्रश्न हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो कब? जब आप सीख रहे हो, जब आप पढ़ाना सीख रहे हो, शुरुआत है आपकी। ठीक है, और देखिए जब आप बीएड उएड करते हैं तो क्या होता है कि बीएड करने के दौरान आपकी माइक्रो टीचिंग इसीलिए लगाई जाती है कि आप में शिक्षण कौशल का विकास हो, यानी टीचिंग टेक्निक आप सीख पाए। ठीक है, तो शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान माइक्रो टीचिंग सबसे अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, अब चलिए हम अपने आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। अब देखिए, इस निर्माणात्मक मूल्यांकन को आप जो है इसे कह सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या कह सकते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन। निर्माणात्मक मूल्यांकन को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे रचनात्मक या स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। तो ऑप्शन ए है मूल्यांकन सत्रांत पर होता है। ऑप्शन बी है मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है। ऑप्शन सी है मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है। और ऑप्शन डी है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वह कब किया जाता है। तो देखिए हम बताते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है और यह कब किया जाता है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न दिया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इवैल्यूएशन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है और हमारे जीएस में यह दिया गया है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं मूल्यांकन के प्रकार या इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के प्रकार के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो पहला है स्थानन मूल्यांकन या इसे कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, दूसरा है यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है या इसे कहते हैं निर्माणात्मक। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे। ठीक है, प्लेसमेंट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, और तीसरे नंबर पे है नैदानिक मूल्यांकन या इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है ना, ये ईवीए लिख दिया हूं, इवैल्यूएशन समझिएगा इसे डायग्नोस्टिक को क्या कहते हैं? इसे नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, तो नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं इसे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। और अगला है जो चौथा प्रकार है इसका, ये है योगात्मक मूल्यांकन या इसे क्या कहते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी होती है योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसे।
ठीक है। तो समेटिक इवैल्यूएशन होता है, इसे क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार निकल के आए, तो ये 4 प्रकार निकल के आए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मूल्यांकन के कितने प्रकार हुए, कुल 4 प्रकार हुए। पहला क्या है, देखिए मैं इसको इधर से लिख देता हूं, क्योंकि आप इसका नोट्स भी लेंगे तो आपको बेहतर मिलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, तो कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हुए। ठीक है, तो 4 प्रकारों में कुल कितने प्रकार हुए मूल्यांकन के, 4 प्रकार हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें से पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। दूसरा प्रकार क्या है, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तीसरा प्रकार नैदानिक या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। और चौथा प्रकार जो है वह है समेटिव या समेटिव इवैल्यूएशन, या इसे कहते हैं योगात्मक इवैल्यूएशन है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, बहुत कठिनाई से नहीं बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। और इसको सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जब टीचर कोई चीज पढ़ाता रहता है तो पढ़ाने के दौरान ही वह छात्रों से उसका फीडबैक लेता रहता है कि छात्रों को उसकी बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो चीजें उसने पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो छात्रों को समझ में आ रही है कि नहीं। और इसके लिए वो करता क्या है, इसके लिए वह करता है, या तो यूनिट टेस्ट कर देता है, यूनिट टेस्ट करता है, या तो उसके लिए दूसरा क्या करता है, दूसरा चैप्टर टेस्ट करता है। क्या करता है, चैप्टर टेस्ट कर देता है। एक यूनिट टेस्ट किया या कोई चैप्टर टेस्ट कर देता है। ठीक है ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, क्विज, क्विज का भी उपयोग करके वह अपने छात्रों से यह जानने का प्रयास करता है कि जो बात उसने पढ़ाई है छात्रों को, वह छात्रों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यह हमारा आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, और इसे ही कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या इसे कहते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। आपको उतना कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब कोई टीचर शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान वह उसका मूल्यांकन करता रहता है कि जिस हिसाब से वह पढ़ा रहा है छात्रों को, जिन चीजों को समझा रहा है, वह छात्रों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके द्वारा जो है छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उसकी सफलता है या जो उसकी विफलता है, उसके बारे में जान करके जो है वह उससे चर्चा करता है। ठीक है, तो लगातार फीडबैक लेने से इससे क्या होता है कि शिक्षा जो छात्र हैं उनकी जो छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियां हैं उसको भी सुधारने में मदद मिलता है। और शिक्षक भी लगातार फीडबैक लेता रहता है कि वह जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निकला है वह उसको प्राप्त कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए जो कुछ साधनों का प्रयोग वह करता है वह क्या है, एक है यूनिट टेस्ट है, इसके द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेता है छात्रों का इसके द्वारा, या क्विज का उपयोग करता है, इसके द्वारा वह छात्रों का लगातार मूल्यांकन करता रहता है। ठीक है, तो यह है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या आंतरिक मूल्यांकन है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 और हैं। एक है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, दूसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और तीसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। इन तीनों के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, आप लोग ऊब जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्या करना, हमको पढ़ाना तो है ही है। अभी पढ़ा दूं या बाद में पढ़ा दूं, तो चूंकि प्रसंग सामने है तो मैं अभी पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में, आखिर स्थानांतरण जो मूल्यांकन होता है वह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें पेज जो है छोटा सा है, इसलिए हमें पेज को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखिए, मैंने एक नया पेज ले लिया है। अब यहाँ देखते हैं, हम चूंकि इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और शिक्षण एवं शोध आवृत्ति तो हमारा टॉपिक ही है। ठीक है, तो मूल्यांकन में अब जैसे मैंने अभी तक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। चारों प्रकारों के नाम आपको याद होने चाहिए, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, एक है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, दूसरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और चौथा है समेटिव इवैल्यूएशन। इन चारों के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी तक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की चर्चा की है, अब हम देख रहे हैं स्थानांतरण मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन का एक और प्रकार है, क्या है, इसे कहते हैं स्थानांतरण मूल्यांकन या इसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेटिव नहीं, इसे कहते हैं प्लेसमेंट इसे कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं,
ये ईवीए से आप जान लीजिएगा कि हम इवैल्यूएशन लिख रहे थे, ठीक है ना। पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्थानांतरण मूल्यांकन या इसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्थानांतरण मूल्यांकन में या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें जो मुख्यतः होता है उसमें क्या है कि जब कोई छात्र किसी शिक्षण कार्य की शुरुआत करने, किसी शिक्षण की शुरुआत करने जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए कहीं एडमिशन लेने गए, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट है आपका और वहां की पढ़ाई करने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले यह टेस्ट आपके लिए लिया जाता है कि कॉमर्स का जो बेसिक है वो आपको पता है या नहीं, ठीक है। बेसिक पता है या नहीं पता है, ठीक है। यह आपसे टेस्ट लिया जाता है कि आपको यह चेक किया जाता है कि आपको कॉमर्स का क्या पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप जो है कहीं कॉमर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय में एडमिशन लेने जा रहे हैं आप कहीं भी, तो वह संस्था यह चेक करती है सबसे पहले कि आपको उस विषय का जो बेसिक नॉलेज है वो है अथवा नहीं है। और इसके लिए वह सबसे पहले क्या करती है, वह आपसे एंट्रेंस टेस्ट लेती है। क्या है, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो किसके कारण होता है, उसमें उसे ही प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से यह जानकारी जुटाई जाती है कि आप जिस विषय में एडमिशन लेने के लिए आए हैं उसका बेसिक आपको पता है या नहीं पता है, सिर्फ इतना उद्देश्य है उसके बारे में जानने का, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वह किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है, तो वह प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थानांतरण मूल्यांकन का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए आप, कि जैसे ही आप किसी कोर्स में एडमिशन के लिए किसी संस्थान में जाते हैं तो वह संस्थान सबसे पहले क्या करता है कि आपसे यह जानने का प्रयास करता है कि उस कोर्स का जो बेसिक है या उस विषय का जो बेसिक है वो आपको पता है कि नहीं पता है, उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप हिंदी विषय से कहीं एमए करने गए हैं या मास्टर ऑफ आर्ट करने गए हैं या ग्रेजुएशन में कहीं गए हैं तो उस विषय का आपसे टेस्ट लिया जाता है और यही एंट्रेंस टेस्ट के रूप में आपसे लिया जाता है। और इसी एंट्रेंस टेस्ट को किसमें शामिल किया जाता है, इसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थानांतरण मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान रखिए कि स्थानांतरण मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें एंट्रेंस टेस्ट इसी में समाहित किया जाता है और इसमें किसी कोर्स की या किसी विषय के लिए शिक्षार्थी की जो योग्यता होती है उसकी जांच की जाती है कि उसका उसे बेसिक पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गया स्थानांतरण मूल्यांकन। ये सबसे आसान लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो वो इतने चक्कर आपको नचाएगा कि आपको चक्कर ही आता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चीजों को बिल्कुल शार्ट तरीके से सिर्फ उतना बता दे रहा हूं कि आप जब कोई आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप उस ऑप्शन तक इसी टेक्निक के भरोसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको इतना ही करना है, बाकी इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये हो गया स्थानांतरण मूल्यांकन और यह हमारा हो गया दूसरा प्रकार, ठीक है। मूल्यांकन का दूसरा प्रकार हो गया, पहला तो हमने फॉर्मेटिव पढ़ाया ही था। अब आ जाते हैं हम जो हमारा तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इसे कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन या इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। या इसे कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन। आखिर नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसको समझते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मूल्यांकन का क्रम है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती कर रहा था, मैं आपको बता देता हूं। जो मूल्यांकन का क्रम निर्धारित है उसमें जो पहला स्थान है, मूल्यांकन के क्रम का जो पहला स्थान है उसमें आता है स्थानांतरण मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और दूसरे स्थान पे आता है निर्माणात्मक या इसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो चूंकि प्रश्न दूसरा पूछा जा चुका है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो यह एक क्रमबद्धता है इवैल्यूएशन की कि कैसे कैसे इवैल्यूएशन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्थानांतरण मूल्यांकन होता है कि जब कोई छात्र किसी कोर्स में प्रवेश लेने जाता है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है जिसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। और उसमें क्या होता है कि छात्र ने संबंधित विषय में या टीचर द्वारा पढ़ाए गए विषय में कितना ग्रोथ किया है उसका टेस्ट लिया जाता है। उसके लिए यूनिट टेस्ट होता है या चैप्टर टेस्ट होता है या क्विज टेस्ट होता है। तो ये दूसरे प्रकार का मूल्यांकन होता है। आपसे यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट या क्विज का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत चर्चा वाला प्रश्न है। क्विज का प्रयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में किया जाता है, तो वो निर्माणात्मक अथवा फॉर्मेटिव प्रकार के इवैल्यूएशन में किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो तीसरा प्रकार है वह है नैदानिक मूल्यांकन या इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब देखिए इवैल्यूएशन का जो लेवल है वो एक एक लेवल आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहले लेवल में आपने देखा एंट्रेंस टेस्ट, दूसरे लेवल में आपने देखा क्विज या यूनिट टेस्ट। अब तीसरा लेवल क्या है, देखिए डायग्नोस शब्द क्या है,
डायग्नोज शब्द होता है कि कोई भी समस्या है उसका पता लगाना। आपको कहा जाता है ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोसिस करता है, आपकी जो बीमारी है उसको पता लगाने का प्रयास करता है, और जो डॉक्टर सही डायग्नोस कर लेता है वही सही इलाज भी कर पाता है। यह भी बात सही है। अगर डायग्नोसिस ही खराब हो गई, हम बीमारी का पता लगाने का जो स्तर है वही गलत हो गए, तो फिर दवाई भी गलत हो जाएगी। इसलिए जो डायग्नोस होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है किसी मूल्यांकन का। तो जो नैदानिक मूल्यांकन है या डायग्नोस्टिक मूल्यांकन जो होता है, उसमें क्या किया जाता है, इसमें छात्रों की जो समस्या है उसका पता लगाया जाता है। छात्रों की जो समस्या है उसका पता लगा दिया जाता है, और पता लगाने के बाद उसका जो वास्तविक हल है, उसका जो सही हल है, उसका हल करने का प्रयास किया जाता है। और यह क्या होता है, जैसे इवैल्यूएशन में, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे फीडबैक लिया जाता है, क्विज लिया जाता है, इसके माध्यम से उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, इसमें छात्रों की जितनी समस्या है उसका पता चलने के बाद क्या होता है, उसका एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, और उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो है उसकी शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसका विस्तृत स्पष्टीकरण करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आप ये समझिए कि जैसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, केवल एंट्रेंस टेस्ट एक छोटा सा होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, उसमें यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और क्विज टेस्ट होता है। और जो नैदानिक मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से आगे चल के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, और उसका लेवल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से अधिक होता है। ठीक है ना, यह जो है उससे आगे होता है, और जो शिक्षण संबंधी समस्याएं किसी छात्र की होती हैं उसको पता लगने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है और उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा चौथा जो इवैल्यूएशन का वो है, वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन, या इसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, या क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं या समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे एक और नाम देते हैं, इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। आपने देखा था कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसे आंतरिक मूल्यांकन कहते थे, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन जो है उसे बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है। अब देखिए यह मूल्यांकन का चौथा और आखिरी प्रकार है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन का चौथा और आखिरी प्रकार है, और इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी तक की जो भी गतिविधियां छात्र ने की, शिक्षक ने की, जैसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्र होता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, तो जब आखिरी मूल्यांकन में आता है योगात्मक मूल्यांकन की तरह, तो यहाँ देखा जाता है अभी तक जो भी गतिविधियां हुई, जो भी कार्यक्रम हुए, उसका जो लबोलुआब जो उसका महत्व है वह क्या निकला। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप कह सकते हैं क्या परिणाम प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अभी तक की गतिविधियों का क्या परिणाम प्राप्त हुआ, आपको यह देखना है। योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से अभी तक क्या परिणाम निकला, इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, और इसके लिए परिणामों के मूल्यांकन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके लिए मौखिक रिपोर्ट ली जाती है। ठीक है, मौखिक रिपोर्ट कि भाई किस तरह से पढ़ाई किया छात्र ने, क्या स्थिति रही, उसके बारे में एक मौखिक रिपोर्ट ली जाती है। तो किस प्रकार के इवैल्यूएशन में मौखिक रिपोर्ट ली जाती है, तो योगात्मक मूल्यांकन में जो है मौखिक रिपोर्ट ली जाती है। ठीक है, साथ ही जो है परियोजनाओं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। तो इसमें किसी प्रोजेक्ट को भी शामिल किया जाता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से भी इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। साथ ही लिखित परीक्षा का भी आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिखित परीक्षा का भी आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। या शिक्षक कोई आंतरिक मूल्यांकन, मतलब शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से भी, आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम का भी प्रयोग इसमें किया जाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन में। ठीक है, और यह बताया जाता है, अंत में इससे यह पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक तरीके से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे। ठीक है ना, तो जो इवैल्यूएशन शब्द है वह इसी के लिए है। समेटिव इवैल्यूएशन में इसे इवैल्यूएशन कह सकते हैं, जो छात्रों का पूरा मूल्यांकन है वो क्या, इसे बाह्य मूल्यांकन कह सकते हैं समेटिव इवैल्यूएशन को। और यह अभी तक के जो छात्रों का जो परिणाम रहा है उसकी चर्चा करता है, किस प्रकार हर स्तर से गुजरता हुआ छात्र यह चौथे स्तर यानी योगात्मक मूल्यांकन तक पहुंचता है। तो इसके संबंध में मौखिक रिपोर्ट ली जाती है, किस प्रकार छात्रों ने पढ़ाई की, उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है और शिक्षण की उपलब्धियां कितनी है, इसकी चर्चा की जाती है। साथ ही मौखिक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट कोई बनाने को कहा जा सकता है। साथ ही लिखित परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है, या शिक्षकों द्वारा इनका आंतरिक मूल्यांकन भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से भी छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता थी, तो यह जो हमने प्रश्न पूछा था उस दौरान जो है
यह डी ऑप्शन सही था, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। बाकी जितने हमने मूल्यांकन के बारे में बताया है, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, हर प्रकार के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे जो प्रश्न मैंने अभी पूछा है निर्माणात्मक की जगह अगर कोई दूसरा पूछ ले, प्लेसमेंट इवेल्युएशन के बारे में पूछ ले, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में पूछ ले, या समेटिव इवेल्युएशन के बारे में पूछ ले, तो आप इसको बताने में सक्षम होंगे। और इवेल्युएशन का यह कंप्लीट टॉपिक है और इसमें इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने सिंगल पेज की तरफ। आपको यह पेज मैं उपलब्ध करा दूंगा अलग से, ठीक है। तो अब एक पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि एक पेज पे अपना काम हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज का हमारा ये जो सिंगल पेज है इस पे आते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अधिकतम निष्पादन करता है और उसके परीक्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी है प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन सी है अभिक्षमता परीक्षण और ऑप्शन डी है रुचि और अभिवृत्ति मापनी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, वह है अभिक्षमता परीक्षण जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और यह जो है अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है। यह इसकी रचना विशेष प्रकार से सीमित क्षेत्र के लिए इसकी रचना की जाती है। एक चीज और जानिए कि जो अभिक्षमता परीक्षण होता है इसकी जो सीमाएं होती हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं। इसमें क्या होता है कि अभिक्षमता परीक्षण में एक किसी व्यक्ति की योग्यता तर्क शक्ति, योग्यता तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, ठीक है, गणितीय सोच, ठीक है, गणितीय सोच, तार्किक विश्लेषण, ठीक है, इत्यादि जो अन्य मानसिक क्षमताएं हैं, ठीक है, अन्य मानसिक क्षमताएं भी इसे लिख सकते हैं, अन्य मानसिक क्षमता, ठीक है। इसके बारे में एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से पता किया जाता है, ठीक है ना। तो जो कहा गया है ना कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है, तो किसी का अगर अभिक्षमता परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट ले लें तो उसमें क्या क्या होता है, उसकी योग्यता का पता चलता है, तर्क शक्ति का पता चलता है, समस्या समाधान क्षमता का पता चलता है, गणितीय सोच का पता चलता है, तार्किक विश्लेषण और अन्य मानसिक क्षमता के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, एक परीक्षण के माध्यम से इतने प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वास्तव में जो अभिक्षमता होती है ना वह 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः अभिक्षमता जो परीक्षण होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो अभिक्षमता परीक्षण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अभिक्षमता परीक्षण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अब वह कौन कौन से प्रकार है, तो एक है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। क्या है, पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, दूसरा क्या है, भेदक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। और तीसरा और आखिरी है, इसको सेकंड कर लेते हैं, और तीसरा और आखिरी है, तीसरा कौन सा है, यह है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। क्या है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो इस 3 प्रकार के परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण होते हैं, ठीक है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, भेदक अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अभी इसकी विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है तो वह है अभिक्षमता परीक्षण। और अभिक्षमता परीक्षण में मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, भेदक अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है। यह कथन किसने कहा था या कहाँ कहा गया था, किस रिपोर्ट में कहा गया था। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह कथन किस रिपोर्ट में कहा गया था। ऑप्शन ए है शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी है एनकेसी रिपोर्ट, ऑप्शन सी है एनपीई रिपोर्ट 1986 और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो बताइए भारत के भाग्य का निर्माण वह उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए यह कथन कहा गया था शिक्षा आयोग, ये ऑप्शन सही है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। यह शिक्षा आयोग क्या है, यही कोठारी आयोग है, ठीक है ना,
कोठारी आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है। ठीक है, तो कोठारी आयोग या इसे शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था वो कब तक था? 1964 से 1966। ठीक है, 1966 में इसने रिपोर्ट दे दी थी अपनी, जुलाई 64 में स्थापित हुआ था और 1966 में इसने रिपोर्ट दिया था जून के महीने में। तो भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह स्टेटमेंट है कोठारी आयोग का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब चलते हैं, आज का हमारा छठा प्रश्न है, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। जो अनुसंधान, जो रिसर्च होता है, उसकी खोज की जो प्रामाणिकता है वो किस पर निर्भर करती है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है मौलिकता पर, ऑप्शन बी है वैधता पर, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता पर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो अनुसंधान की खोज है वह किस पर निर्भर करती है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके हमें बताएं। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है ना वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत गहनता से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए है मौलिकता पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वैधता पर, यह भी सही है। और ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता पर, यह भी सही। यानी तीनों सही है। उपर्युक्त डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी सही है। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? मौलिकता पर, वैधता पर और वस्तुनिष्ठता पर, यानी तीनों पर। ठीक है ना, अब देखिए जो अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं, चूंकि ये हमारी टॉपिक है, सीधा सीधा दिया गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है अनुसंधान की। तो ऑप्शन देखिए, पहली विशेषता क्या होती है अनुसंधान की? पहली विशेषता बताइए कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया, अनुसंधान की जो प्रक्रिया वो कैसी होनी चाहिए? वह वैज्ञानिक होनी चाहिए। अनुसंधान की जो प्रक्रिया वो कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए, साथ ही व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए तथा इसकी योजना बनाए रखनी चाहिए, यानी यह सुनियोजित होना चाहिए। आपको किधर से चलना है, कैसे चलना है, कैसे इसका विकास होगा। तो जो इसकी प्रक्रिया है अनुसंधान की वह वैज्ञानिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए और सुनियोजित होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह अनुसंधान की प्रक्रिया में क्या होता है, वह नवीन ज्ञान का विकास किया जाता है। किसका? नवीन ज्ञान का विकास किया जाता है अनुसंधान की प्रक्रिया में। ठीक है, और इसमें नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास का कार्य किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है अनुसंधान की प्रक्रिया में। ठीक है ना, और तीसरा जो नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास। ठीक है, नवीन ज्ञान की वृद्धि और नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास। ठीक है, यह अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुसंधान से संबंधित, इसमें क्या होता है कि इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाना चाहिए। क्या है? सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल देना चाहिए। ठीक है, सिद्धांतों के प्रतिपादन, सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाना चाहिए। यह भी अनुसंधान की एक विशेषता है। ठीक है, चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें क्या है, इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। जानते हैं, जब अनुसंधान आप कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए कोई आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई खोज कर रहे हैं, तो आप क्या करें, इसमें अपना जो व्यक्तिगत पक्ष है उसको दूर रखें। ठीक है, तो व्यक्तिगत पक्षों को इससे दूर रखा जाता है। व्यक्तिगत पक्षों को, अपनी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी इससे दूर रखा जाता है, और जो आपके व्यक्तिगत विचार हैं उन विचारों को भी इस शोध कार्य से दूर रखा जाता है। विचारों को, व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों को दूर रखना चाहिए, दूर रखा जाता है या दूर रखना चाहिए, जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, रिसर्च में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता, दूर रखा जाता है। ठीक है, और इसके लिए सावधानी भी बरती जाती है कि आप ऐसी गलती न करें। ठीक है, पांचवा जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें क्या है, इसमें जो है अनुसंधान की प्रक्रिया में जो प्रदत्त दिए रहते हैं उनके आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो जो फैक्ट होते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया में, उसके आधार पर जैसे दिए गए प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो परिकल्पनाओं की पुष्टि किसमें की जाती है? परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जो फैक्ट दिए रहते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, इस बात को याद रखिएगा, यही आपके प्रश्न में पूछा है। क्या है? अनुसंधान एक तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों या टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें अनुसंधान कार्य में क्या किया जाता है? विश्वसनीय तथा वैध। ठीक है, वैध टेक्निक या प्रविधि, जो भी लिख सकते हैं, वैध टेक्निक तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
प्रयोग किया जाता है। विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसमें अनुसंधान कार्य में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जो एवरी इवेल्युएशन रिसर्च होता है, जो प्रत्येक शोध कार्य होता है उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। तो शोध कार्य का निष्कर्ष निकलना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसे सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। जो निष्कर्ष होता है उसके सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रतिपादन किया जाता है, शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए शोध कार्य का मुख्य एक चीज और क्या होता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। इसमें शीघ्रता नहीं की जाती है। एक पॉइंट देखिए यहाँ छूट गया है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो 8वां पॉइंट है, ये देखिए 9वां पॉइंट है, जो 8वां पॉइंट है वह यहाँ छूट गया है। 8वें पॉइंट में क्या कहा जाता है कि शोध कार्य में गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धतियों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की बात की जाती है, विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की बात की जाती है, ठीक है। ये 8वां पॉइंट है। जबकि 9वां पॉइंट है शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाता है और इसका सामान्यीकरण का इसके प्रतिपादन किया जाता है। साथ ही शोध कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी मौलिकता पर निर्भर करती है, उसकी वैधता पर निर्भर करती है और उसकी वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। और यह डी ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त सभी। बाकी हमने आपको सब क्रमशः बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? आपको बताना है कि शिक्षण के दौरान जो विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट है किसके द्वारा सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन बी है निदर्शन पद्धति, ऑप्शन सी है आगमनात्मक पद्धति और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो आपको बताना है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षण के दौरान जो विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता है वह किसके द्वारा संभव है, आपको यह बताना है। तो देखिए जो निदर्शन पद्धति है, यानी बी ऑप्शन, निदर्शन पद्धति, या इसे क्या कहते हैं, इसे प्रदर्शन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। निदर्शन या प्रदर्शन पद्धति के नाम से भी इन्हें जानते हैं और यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता इसी के द्वारा संभव होता है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान पद्धति में क्या होता है? व्याख्यान पद्धति में एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक का प्रभुत्व होता है, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए किस टीचिंग एप्टीट्यूड में, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक का प्रभुत्व होता है, तो व्याख्यान पद्धति में क्या होता है, शिक्षक का प्रभुत्व होता है और एक टॉपिक होता है जिसपे एक शिक्षक अपना व्याख्यान देता है और उसमें छात्रों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। छात्रों को केवल सुनना होता है, बोलना नहीं होता। जबकि जो निदर्शन पद्धति होती है या जो प्रदर्शन पद्धति इसे कहते हैं, निदर्शन या प्रदर्शन पद्धति में क्या होता है कि छात्रों का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, ठीक है। छात्र भी उसमें शामिल रहते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। छात्र और शिक्षक क्या करते हैं? मिलजुल कर कार्य करते हैं। किसमें? निदर्शन पद्धति में छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर संयुक्त रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या करता है, निदर्शन पद्धति में शिक्षक व्याख्यान भी देता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक व्याख्यान नहीं देता, शिक्षक व्याख्यान देता है, शिक्षक व्याख्यान भी देता है, साथ ही शिक्षक प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। प्रश्न भी पूछता है शिक्षक, और इसके साथ साथ शिक्षक क्या करता है, उत्तर भी देता है, ठीक है, उत्तर भी देता है, ठीक है। तो सभी प्रक्रियाएं निदर्शन पद्धति या प्रदर्शन पद्धति में शामिल होती हैं। तो इस प्रकार जो है, जो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता वाला जो पद्धति है वह है निदर्शन पद्धति, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और सबसे कम सहभागिता जिसे कह सकते हैं, या विद्यार्थियों के हितों का बलिदान जिसमें कर दिया जाता है, वह कौन सी पद्धति है? वह है व्याख्यान पद्धति। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है? प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? आपको बताना है कि प्रयोगात्मक शोधों में निम्न में से किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है नियंत्रण, ऑप्शन सी है जोड़तोड़ और ऑप्शन डी है विषय विश्लेषण। तो बताइए प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, आपको यह बताना है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए प्रयोगात्मक शोधों में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वह होती है विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन सही है। जबकि उसमें अवलोकन, नियंत्रण और जोड़ तोड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक जो शोध होते हैं वह अवलोकन पर आधारित होते हैं, नियंत्रण पर आधारित होते हैं और जोड़ तोड़ की आवश्यकता प्रयोगात्मक शोधों में पड़ती है, जबकि विषय विश्लेषण की आवश्यकता प्रयोगात्मक शोधों में नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिए, प्रयोगशाला आधारित शोध के जो पद हुए, स्टेप्स ऑफ जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोगात्मक जो शोध है उसके बारे में जान लेते हैं कि उसकी जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसकी जो पहली मुख्य बात है वह क्या है? वह है समस्या का चयन,
क्या होती है? समस्या का चयन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम पहला है। जो प्रयोगात्मक शोध के जो चरण हैं, विभिन्न पद, देखिए मैं लिख देता हूं, प्रयोगात्मक शोध के विभिन्न चरण, प्रयोगात्मक शोध के विभिन्न पद, प्रयोगात्मक शोध के विभिन्न पद, ठीक है, या चरण। तो पहला क्या है? समस्या का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब दूसरा है जो समस्या से संबंधित साहित्य है उसका अध्ययन करना, उसकी समीक्षा करना। तो क्या है? समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा। क्या है? समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करना है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है? फिर उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं, उद्देश्य के साथ साथ उद्देश्य और परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण। यह प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक शोध जो है उसका जो चरण है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है? मेथोडोलॉजी, या इसे कहते हैं प्रक्रिया विधि का पालन किया जाता है, ठीक है ना। किसका? प्रक्रिया विधि का उपयोग किया जाता है या मेथोडोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब जैसे प्रक्रिया विधियां इसमें कौन कौन सी हैं? जैसे प्रयोजों का चयन किया जाता है। प्रक्रिया विधि में क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए ए है, ए क्या है? ए है, इसमें प्रयोजों का चयन किया जाता है, ठीक है ना। जो एलिमेंट है प्रयोजों का चयन किया जाता है और उसके साथ उनका समूहों में वितरण किया जाता है, ठीक है, उनका समूहों में वितरण किया जाता है। एक काम यह किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है? चरों का मापन किया जाता है। बी ऑप्शन क्या है? इसमें है चरों का मापन किया जाता है, ठीक है, चरों का मापन किया जाता है। और चरों के मापन के साथ साथ ऐसे उपकरण और यंत्रों का चुनाव किया जाता है जिन्हें यूज करना है। और क्या किया जाता है? उपकरण यंत्रों का चुनाव किया जाता है। किसका? उपकरण यंत्रों का चुनाव किया जाता है, उपकरण यंत्रों का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा है चरों का नियंत्रण किया जाता है, यानी सी ऑप्शन है, चरों का नियंत्रण किया जाता है, चरों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है प्रयोग योजना और प्रयोग अभिकल्प, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग योजना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है? प्रयोग योजना है, ठीक है। और बाद में ई ऑप्शन क्या है? लास्ट, निर्देश और प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। निर्देश और प्रयोग विधि, ठीक है, प्रयोग विधि। तो ये हैं विभिन्न चरण किसके? प्रयोगात्मक शोध के प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, विभिन्न पद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समस्या का चयन, फिर समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा, फिर उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, फिर प्रक्रिया विधि, और प्रक्रिया विधि में क्या क्या होता है यह समाहित होता है इसी में, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार जो है प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता है, तो इसमें आपने कहीं देखा कि विषय विश्लेषण की आवश्यकता हो, तो कहीं नहीं, इसमें प्रयोगात्मक शोध में विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। चलिए आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का नवा प्रश्न है, शोध समस्या का निरूपण किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि जो शोध समस्या है उसका निरूपण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है शोधकर्ता की पसंद के पीछे उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दूसरा है विशिष्ट प्रश्न क्या है। ऑप्शन तीसरा है अवधारणात्मक प्रतिदर्श क्या है। चौथा है शोध के नकारात्मक घटक कौन से हैं। पांचवा है अध्ययन को असीमित करने के कारण, और छठा है परिकल्पना का निर्माण। तो आपको बताना है कि जो शोध समस्या का जो निरूपण है वह किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो 1 3 5 6 है, 2 3 4 5 है, सी ऑप्शन है 1 2 3 और 6, और डी ऑप्शन है 3 4 5 और 6। बताइए कि जो शोध समस्या का निरूपण है वह किस पर निर्भर करता है। तो जल्दी से अपने ऑप्शन हमें कमेंट करिए। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं आखिर शोध समस्या क्या होती है। ये निरूपण का मतलब क्या होता है, इसे फार्मूलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, फार्मूलेशन भी कह सकते हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो शोध समस्या आखिर क्या होती है, तो शोध समस्या क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। शोध समस्या, ठीक है, शोध समस्या क्या है। शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है शोध समस्या? 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चरों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच प्रश्नात्मक संबंध, ठीक है, प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। प्रश्नात्मक संबंध होता है इनमें, प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति यह क्या होती है, यही शोध समस्या है, ठीक है ना। तो शोध समस्या का निरूपण या फार्मूलेशन किस पर निर्भर करता है। देखिए वास्तव में शोध समस्या क्या है, 2 या 2 से अधिक चर दिए रहते हैं और उनके बीच प्रश्नात्मक संबंध होता है या उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसके संबंध में प्रश्न तैयार होते हैं, पूछे जा सकते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि
इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है शोध समस्या में? तो देखिए मुख्य जो इनमें से बातें हैं वो किसको शामिल किया जाता है? देखिए शोध की पसंद के पीछे का उद्देश्य क्या है? यह देखिए प्रश्नात्मक संबंध है कि शोध की पसंद के पीछे का उद्देश्य क्या है, यह शामिल किया जाता है। दूसरा, विशिष्ट प्रश्न क्या है, यह भी शामिल किया जाता है। तीसरा है अवधारणात्मक प्रतिदर्श क्या है, इसे भी शोध समस्या में शामिल किया जाता है। और चौथा है परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो समस्याएं हैं, यह जो है शोध समस्या के फार्मूलेशन या निरूपण में यह कारगर होती हैं, यह उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3 और 6, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शोध समस्या के निरूपण में यही 4 पॉइंट जो है वह कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है? 10वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ऑप्शन दूसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और ऑप्शन चौथा है प्रकृति का पालन करना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। तो ठीक है, ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 1, 3, 4, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप बताइए कि इसमें से कौन अध्यापन के सिद्धांत है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अध्यापन के सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर यह भी अध्यापन का सिद्धांत है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी अध्यापन का सिद्धांत है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी अध्यापन का सिद्धांत है, और प्रकृति का पालन करना भी यह भी एक जो है अध्यापन का सिद्धांत है। अब देखिए डी ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी जो है अध्यापन के सिद्धांत है। देखिए अध्यापन के कुल 10 सिद्धांत अक्सर दिए जाते हैं। ठीक है ना, 10 सिद्धांत वह कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं कि सबसे पहले कि अध्यापन के जो 10 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए इन 4 के अलावा कौन कौन सा है। एक है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सरल से जटिल की ओर, जटिल की ओर। देखिए इस सिद्धांत को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सरलता से जटिलता की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात तो इसमें है ही है, यानी मूर्त से अमूर्त है, तो यही ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ठीक है, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त अलग है और ज्ञात से अज्ञात अलग है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यह है। उसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, यह भी इसमें शामिल है। क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह भी शिक्षण का सिद्धांत है। साथ ही विशेष से सामान्य, सरल से जटिल जैसे है वैसे ही विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य की ओर, यह भी शिक्षण सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, साथ ही मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर है ही है, विश्लेषण से संश्लेषण सही है। एक है पूर्ण से अंश की ओर। क्या है? पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसी दिन। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। और उसके बाद प्रकृति का जो पालन करना या प्रकृति का अनुसरण, यह तो है ही है। इंद्रियों का परीक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस भी इसमें शामिल है। क्या है? इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है, यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो इंद्रियों का प्रशिक्षण को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 10 सिद्धांत हैं अध्यापन के, वो 10 सिद्धांत हैं, और इन्हें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसी दिन हम इस पे चर्चा करेंगे और आपको यह बताएंगे कि ये 10 सिद्धांत किसने कौन कौन से सिद्धांत दिया, इसकी चर्चा करेंगे, और इनकी मुख्यतः उपयोगिता क्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना ही जानिए कि अध्यापन के ये सभी सिद्धांत हैं, और जो शेष बचे सिद्धांत हैं उनको हमने यहाँ बताया है। ठीक है, अब चलिए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि है जिसमें कारण और प्रभाव के संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी है कार्योत्तर विधि, और ऑप्शन डी है व्यष्टि या केस अध्ययन विधि, स्टडी जिसे कहते हैं, केस स्टडी जिसे कहते हैं। इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान देती है। तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए कारण और प्रभाव का जो संबंध है वो सबसे ज्यादा किस विधि में प्रयोग होता है, आपको पता होगा, प्रयोगात्मक विधि में। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है, फ्री वेरिएबल्स जिसे कहते हैं, स्वतंत्र जो चर होते हैं उनकी जो है उनमें हेरफेर कर दिया जाता है, और उस पे जो आश्रित चर होते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल्स जो होते हैं, उन पे आए प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। स्वतंत्र चर में परिवर्तन या हेरफेर कर दिया जाता है, और उसके बाद जो आश्रित चर हैं उन पर आए प्रभाव का परीक्षण किया जाता है, उन पर आए प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। यह बात याद रखिएगा। ठीक है ना, तो किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो प्रयोगात्मक विधि द्वारा। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है।
अगला देखते हैं, आज का हमारा 12वां प्रश्न है, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है कि शोध की जो विषय निष्ठता है किस प्रकार वो विषय के प्रति और जो है प्रासंगिक रहे, बनी रहे। तो शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है उसकी निष्पक्षता के जरिए, सही है। ऑप्शन बी है उसकी विश्वस्तता के जरिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है उसकी वैधता के जरिए, यह भी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो शोध निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह विश्वस्त होना चाहिए, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है, यह भी सही है। और साथ ही वह वैध होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो शोध की विषय निष्ठता है वह उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यह 12वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न पे। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से। ऑप्शन बी है कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से। ऑप्शन सी है कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से। और ऑप्शन डी है कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो आप बताइए हमें कौन सा कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं आखिर कक्षागत शिक्षण क्या है। कक्षागत शिक्षण किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। कक्षागत शिक्षण वास्तव में क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कक्षागत शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षक द्वारा क्या करता है, एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करता है। शिक्षक क्या करता है, कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करता है। ठीक है, सीखने के लिए तैयार करता है। एक शिक्षक क्या करता है, कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करता है। और जब सीखने के लिए तैयार करेगा तो उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां भी बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। जब सीखने के लिए तैयार करेगा तो उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण के बाद क्या करता है, वह उनके व्यवहार में भी परिवर्तन करता है। क्या करता है, उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण के बाद क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है ना। अब जब उसमें व्यवहार में इस प्रकार देख रहे हैं आप कि जब ये कक्षा शिक्षण होता है, ठीक है, कक्षागत शिक्षण में क्या होता है, इसमें छात्र और टीचर शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। कक्षा शिक्षण में क्या होता है, छात्र व शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब जब वहां दोनों क्रियाशील रहते हैं तो इसमें शिक्षक शिक्षार्थी से क्या करता है, कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, छात्रों द्वारा जो है, जब देखिए शिक्षक कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करता है, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। अब इसमें छात्र क्या करते हैं, यह जो है अगर छात्र शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना जो है यह क्या करता है, यह जो है प्रभावी कक्षा शिक्षण के बारे में बताता है। ठीक है ना, यह जो है कक्षा शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है कि अगर छात्र गुणवत्तापूर्ण प्रश्न अपने शिक्षक से पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम, यह क्या है, यह जो है कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब छात्र को शिक्षक जो है किसी विषय पर, किसी टॉपिक पे बेहतर पढ़ाया रहता है, तो वहीं से छात्रों को अगर बात समझ में बेहतर ढंग से आती है तो वहीं से गुणवत्तापूर्ण प्रश्न की उत्पत्ति होती है। और छात्र क्या करता है, वह गुणवत्तापूर्ण प्रश्न अपने शिक्षक से करता है। और कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने का जो माध्यम है वह कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले इसी दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। और इसीलिए
इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। देखिए इसमें दो प्रश्न है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वह थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर को हुआ था। इस दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन को। ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि कब से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, पूछा जा सकता है कि आखिर आखिर कब से 11 नवंबर के दिन को, 11 नवंबर की तिथि को की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। आखिर कब से 11 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर आपसे यह कोई सवाल कर ले तो आप क्या जवाब देंगे? अब इसका जवाब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं। ऑप्शन है वर्ष, ऑप्शन ए है 2004 से, ठीक है, ऑप्शन बी है 2007 से, ऑप्शन सी है 2008 से और ऑप्शन डी है 2014 से। ठीक है, तो कब से 11 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। इनकी जन्म जयंती 11 नवंबर थी, इसी के नाते इनको जो है 11 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि आखिर यह कब से मनाया जाता है? कब से 11 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको इन ऑप्शनों में से देना है और कमेंट करके बताना है कि कब से 11 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं। अब चलिए आज का हम 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब यह शोध करने योग्य है। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है वह नई हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती है। ऑप्शन सी है वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो और ऑप्शन डी है इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। तो बताइए एक शोध समस्या कब व्यवहारिक नहीं होती है? तो जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त होती है तब वह व्यवहारिक नहीं होती है। एक शोध समस्या में क्या होता है? जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त होती है तब वह व्यवहार्य नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 15वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो काफी बड़ी है लेकिन बहुत उपयोगी है। ठीक है, आप इसे जितनी बार चाहे देखें, आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान इसमें समाहित है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।